Good morning, students, and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 28th of April 2022, Thursday. Motivation of the day is today's accomplishments were yesterday's impossibilities. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल कवर करने वाले हैं, तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है. सेबी सेज नो टू अपसाइजिंग ऑप्शंस इन LIC शेयर सेल. आज के बिजनेस स्टैंडर्ड में बहुत सारी न्यूज़ जो है वो LIC के IPO से रिलेटेड कवर करी गई हैं. तो इन सारी न्यूज़ को हम एक ही कॉलम में डिस्कस करेंगे. तो देख लेते हैं पहली न्यूज़. सेबी सेज नो टू अपसाइजिंग ऑप्शंस इन LIC शेयर सेल. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एक टर्म होता है दैट इज़ कॉल्ड एज अपसाइजिंग. तो LIC IPO के केस में मार्केट रेगुलेटर दैट इज सेबी ने अपसाइजिंग के लिए मना कर दिया है. What is upsizing? Upsizing is simply a concept of retaining excess subscriptions. क्योंकि सोर्सेज के अकॉर्डिंग ऐसा सुनने में आया था कि LIC और जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं दे आर प्लानिंग टू हैव द बेस इशू साइज ऑफ 21,000 करोड़ दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3.5% ऑफ द डाइल्यूशन. हम सभी को पता है 5% का डाइल्यूशन कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. 5% अपने स्टेक को डाइल्यूट कर रही है IPO के फॉर्म में. तो उसका 3.5% जो है 5% में से दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 21K करोड़ को बेस इशू साइज के फॉर्म में प्लान कर रहे थे LIC और इन्वेस्टमेंट बैंकर. और जो रिमेनिंग 1.5% दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 9,000 करोड़ उसको अप साइज करने का प्लान था. और अगर ये प्लान से भी अप्रूव कर देती, इस अप साइजिंग को से भी अप्रूव कर देती, तो जो गवर्नमेंट है वो अप्रॉक्सीमेटली 30,000 करोड़ का फंड रेज कर सकती थी बाय डिस इन्वेस्टिंग 5% ऑफ इट्स स्टेक. कब कर सकती थी गवर्नमेंट? अगर गवर्नमेंट को ये लगता, अगर पहले IPO में बेस इशू साइज में ये समझ में आता है या ये लगता कि जो डिमांड है IPO की वो स्ट्रॉन्ग है, तो जो रिमेनिंग 1.5% जिसकी अप साइजिंग करने का प्लान था उसको सेल आउट करके गवर्नमेंट अप्रॉक्सीमेटली 30,000 दैट इज़ 9K प्लस 21K अप्रॉक्सीमेटली 30,000 करोड़ का फंड जो है वो रेज कर सकती थी, जिसको फिलहाल के लिए सेबी ने परमिट नहीं किया है. क्यों सेबी ने परमिट नहीं किया? सेबी ने सिंपली बोला देयर इज़ अ लैक ऑफ रेगुलेशन अराउंड दिस कंसेप्ट एंड दैट इज़ वाई वी आर नॉट परमिटिंग अपसाइजिंग इन केस ऑफ LIC IPO. क्योंकि IPO के केस में ऐसा कोई प्रोविजन या रेगुलेशन अभी अपसाइजिंग का नहीं आया है. एंड अलाउइंग सच अ मूव फॉर LIC वुड सेट अप रॉन्ग प्रेसिडेंट फॉर अदर कंपनीज की मार्केट रेगुलेटर ने, गवर्नमेंट ने और जो अदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने LIC के IPO के लिए एक फेवरेबल स्टेप लिया है या उस IPO को फेवर किया है. तो सेबी फिलहाल के लिए ये नहीं चाहता था कि ऐसा कोई भी प्रेसिडेंट सेट हो. इसी वजह से सेबी ने फिलहाल के लिए LIC में अपसाइजिंग को मना कर दिया है. इसका मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट बैंकर इन्वॉल्व हैं विद द ऑफरिंग दे हैड टू सेटल फॉर एन इशू बिटवीन 21K करोड़ और 30K करोड़. मोस्ट केसेस में जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं दे विल ऑप्ट फॉर 21K करोड़. हालांकि लीगल एक्सपर्ट्स का ये कहना है सेबी रेगुलेशन अलाउ आ ग्रीन शू ऑप्शंस विच इज़ सिमिलर टू अपसाइजिंग बट इट वर्क लिटिल बिट डिफरेंट. इस न्यूज़ को कवर करने का मेरा एक यही सबसे बड़ा मोटिव था कि यहाँ पर हम ग्रीन शू ऑप्शन को और अपसाइजिंग को डिस्कस कर पाएँ. तो अप साइजिंग के लिए तो मना कर दिया है सेबी ने, बट एक्सपर्ट जो लीगल एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना है कि सेबी रेगुलेशन के तहत ग्रीन शू ऑप्शन जो है वो अलाउ है एंड दैट टोटली वर्क एज अ अपसाइजिंग की तरह ही होता है. बट इसका जो पैटर्न होता है, इसका जो काम करने का तरीका होता है दैट इज़ लिटिल बिट डिफरेंट. नाउ व्हाट इज़ अप साइजिंग वी हैव डिस्कस. ग्रीन शू ऑप्शन क्या होता है? अगर हम बात करें IPO के कंटेक्स्ट में, व्हाट इज़ ग्रीन शू ऑप्शन? So basically it is an option of allotting equity share in excess of the equity shares offered in the public issue as a past listing price stabilizing mechanism. तो जो पब्लिक इशू में जो इक्विटी शेयर ऑफर किए जा रहे हैं उससे ज़्यादा इक्विटी शेयर अलॉट कर दिए जाए इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को जस्ट टू स्टेबलाइजिंग द प्राइस और पोस्ट लिस्टिंग प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए ये ग्रीन शू ऑप्शन
LIC या कोई भी IPO जो कंपनी जो IPO ला रही है वो ऑप्ट कर सकती है। रिसेंटली ICICI बैंक और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अप्रॉक्सीमेटली 10 साल पहले इन ऑप्शंस को, ग्रीन शू ऑप्शन को एक्सरसाइज किया था, या हम कह सकते हैं यूज़ किया था। बट येस, दिस इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर LIC, इट इज़ एन ऑप्शनल डिसीजन फॉर LIC IPO। अगर LIC चाहे तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अपसाइजिंग दे कैन गो फॉर ग्रीन शू ऑप्शन, जहाँ पर पोस्ट लिस्टिंग प्राइस को, और बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं उनका काम भी होता है कि जो पोस्ट लिस्टिंग प्राइस हो किसी भी IPO का, यहाँ पर LIC के IPO की बात हो रही है, उसको स्टेबलाइज किया जाए। ऐसा ना हो कि ओपनिंग के समय तो बहुत ह्यूज डिमांड हो तो प्राइस बहुत ज़्यादा शूट करें शेयर्स के, लेकिन इसके बाद बिकॉज ऑफ सम वोलाटाइल सिचुएशन, क्योंकि मार्केट जो है इस समय वोलाटाइल चल रही है, तो उसको देखते हुए एक रिस्क तो हमेशा ही बना रहता है, उसी रिस्क को मिटिगेट करने के लिए अपसाइजिंग का ऑप्शन जनरली एक्सरसाइज किया जाता है। बट सेबी के ने फिलहाल IPO के केस में इस ऑप्शन को यूज़ करने से मना कर दिया है, अपसाइजिंग अलाउ नहीं करी है LIC को। तो अब पोस्ट लिस्टिंग प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए नाउ LIC कैन गो फॉर ग्रीन शू ऑप्शन, जो कि पहले भी कई सारी कंपनीज लाइक ICICI बैंक और TCS जैसी कंपनीज एक्सरसाइज कर चुकी हैं। One an IPO bound company is required to state its plan to use the green shoe option in its draft red herring prospect, which was not done in case of LIC। तो बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं हैं कि LIC ग्रीन शू ऑप्शन को यूज़ करे। ऑल्सो द प्रोसेस इन्वॉल्व अपॉइंटिंग स्टेबलाइजिंग एजेंट, जो कि बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, तो विच इज़ यूजुअली एन इन्वेस्टमेंट बैंकर ऑथराइज टू बाई द शेयर्स फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट आफ्टर लिस्टिंग टू स्टेबलाइज द स्टॉक प्राइस। तो पोस्ट लिस्टिंग प्राइसिंग को स्टेबलाइज करने के लिए LIC can go for investment banker, that is stabilizing, can go for appointing the stabilizing agent। जनरली ये इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ही होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर IPO के जो शेयर्स होते हैं उनको सेकेंडरी मार्केट से परचेज करते हैं जस्ट टू मेंटेन द पोस्ट लिस्टिंग प्राइस। ऐसा ना हो कि इनिशियली तो लॉन्च के समय तो LIC के जो शेयर्स थे उसके प्राइस बहुत हाई थे, लेकिन सडनली बहुत सारी वोलेटाइल सिचुएशंस की वजह से सेकेंडरी मार्केट में उसके प्राइस जो हैं वो बिल्कुल धड़ाम से गिर गए। इसी पोस्ट लिस्टिंग प्राइसिंग मैकेनिज़्म को और स्टेबलाइजिंग मैकेनिज़्म को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए या स्टेबलाइज करने के लिए पोस्ट लिस्टिंग प्राइस को LIC कैन गो फॉर अपॉइंटिंग स्टेबलाइजिंग एजेंट, जो कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ही होते हैं। तो कई सारे ऑप्शंस हैं LIC के पास अभी भी पोस्ट लिस्टिंग प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम अपसाइजिंग। अब सेबी के केस में सेबी ने अपसाइजिंग को तो अलाउ नहीं किया, बट सेबी हैज़ अलाउड अदर स्पेशल कार्व आउट ऑफ LIC IPO। इसका मतलब कि सेबी ने कहा है कि हम आपको अपसाइजिंग अलाउ नहीं कर सकते क्योंकि ये IPO के केस में अभी तक नहीं हुआ है। दूसरा, ग्रीन शू ऑप्शन के लिए आपने अपने ड्राफ्ट रेड हेडिंग प्रॉस्पेक्टस में नहीं मेंशन किया था, तो उसके लिए भी आप नहीं जा सकते। यू कैन गो फॉर ईदर अपॉइंटिंग स्टेबलाइजिंग एजेंट एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, और यू कैन गो फॉर स्पेशल कार्व आउट। उस केस में क्या है, उस केस में सेबी ने परमिट किया है कि कंपनी अगर चाहे, LIC अगर चाहे तो केवल और केवल 3.5% का डाइल्यूशन कर सकती है एट अ फर्स्ट स्टेज, और जो रिटेनिंग है, जो रिमेन अमाउंट है 1.5, उसको फिलहाल के लिए कार्व आउट किया जा सकता है, रिटेन किया जा सकता है। यहाँ पर रिटेन करने का मतलब ये नहीं कि थोड़े टाइम पीरियड बाद उसको वापस से सेल आउट कर दिया जाए। रिटेन करने का मतलब कि अब वो अगले डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीडिंग्स में जाएगा। तो अगर LIC ये चाहता है कि 5% का IPO लाना अभी वोलाटाइल सिचुएशन में रिस्की हो सकता है, तो अगर LIC चाहे तो उससे कम यानी 3.5% तक का इक्विटी डाइल्यूशन कर सकता है। अंडर द सेबी रूल, कंपनी विद 6 ट्रिलियन मार्केट कैप वुड हैव बीन रिक्वायर्ड टू डाइल्यूट एटलीस्ट 5.8% स्टेक इन द IPO। तो फिलहाल के लिए LIC के लिए इस रूल को थोड़ा सा लिबरल कर दिया है सेबी ने कि ठीक है, हम आप पर ये रूल लिबरल कर सकते हैं, आप चाहें तो केवल 3.5% के इक्विटी डाइल्यूशन पर जा सकते हैं। इसके अलावा LIC के लिए बहुत सारे और रूल भी लिबरलाइज किए गए थे, जैसे कि LIC ने जो लॉक इन पीरियड था एंकर इन्वेस्टर्स का, जिसको 30 दिन से बढ़ा करके 90 दिन इंक्रीज़ किया था, LIC के केस में वापस से इसको 30 दिन का ही कर दिया गया है। तो जो नया रूल था 30 दिन का लॉक इन पीरियड फॉर एंकर इन्वेस्टर्स, नाउ दैट हैज़ बीन रिड्यूस्ड अप टू 30 डेज फॉर
LIC। तो कई सारे रूल्स जो हैं LIC के लिए वो वेव्ड ऑफ किए हैं जस्ट टू प्रमोट द IPO, और कई सारे रूल्स जो हैं वो सेबी ने मना कर दिए हैं कि ये सेबी के लिए फिलहाल बैड प्रेसिडेंट सेट करते हैं, दैट इज़ वाई सेबी इज़ नॉट अलाउइंग दिस. So this is going to be the record breaking deal as per the market participant and expert. और अगर किसी भी तरह के ग्रीन शू ऑप्शन या रिटेनिंग पर जाती है या कार्व आउट ऑप्शन पर जाती है LIC, इसके बावजूद भी LIC विल स्टिल बी इंडियाज लार्जेस्ट IPO एज पर द डेटा. तो हम देख सकते हैं May 22 ये LIC का IPO है. दिस वॉज 197, कोल इंडिया, रिलायंस पावर, GIC एंड SBI का. तो जो बड़े बड़े IPOs हैं उनके कंपैरिजन में LIC का IPO अभी भी सबसे ज़्यादा है. इवन अगर LIC 3.5% इक्विटी डाइल्यूशन पर जाती है, ना कि 5% जो कि पहले इंटेंडेड था. इसके अलावा एक और न्यूज़ दी हुई है LIC से रिलेटेड, वो भी यहीं कवर कर लेते हैं. LIC विल बी 5th most valued firm post IPO. So Life Insurance Corporation of India is launching or is ready to launch its biggest IPO in the history of Indian capital market. 21K करोड़ का IPO लाने की बात हो रही है, और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इस शेयर सेल के बाद जो कि May 4 को ओपन हो रही है, after this particular share sale, the insurer will become the 5th largest listed company in the country. 5th largest listed company in the country with the market capitalization of approximately 6.02 trillion. Or globally, LIC will become the 4th most valuable insurer. Global terms में LIC will become 4th most valuable. Mind it student, this is valuable on the basis of market cap, not on the basis of asset or any other parameter. So in terms of valuation, LIC will also become the 4th most valuable insurer globally after Ping-An Insurance of China, AIA Group and China Life. और जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ग्रीन शू ऑप्शन, कार्व आउट ऑप्शन, अपसाइजिंग, अगर इसमें से किसी भी तरह के ऑप्शन को LIC एक्सरसाइज करती है, इसके बावजूद भी LIC विल बी द लार्जेस्ट IPO एवर इन द कंट्री. और अभी तक LIC में अप्रॉक्सीमेटली 65 मिलियन के पैन नंबर्स जो हैं वो लिंक किए जा चुके हैं बाय पॉलिसी होल्डर्स जस्ट टू अवेल द policy holders quota in case of LIC IPO, and LIC is all set to join the league of top global insurer after this initial public offering. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 that is given on page number 7 of Business Standard. A core problem in domestic oil. It is basically an editorial जहाँ पर ऑथर ने जो कोर सेक्टर में इस समय स्लगिश ग्रोथ देखने को मिल रही है उसको लेकर के यहाँ पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं. ऑथर का ये कहना है कि जो कोर सेक्टर है और जो ऑयल और एनर्जी सेक्टर, जिसको बोलते हैं ऑयल और गैस एनर्जी सेक्टर है, दीज टू सेक्टर्स आर हाईली कोर रिलेटेड. और अगर हमें कोर सेक्टर्स में किसी भी तरह का डिक्लाइन देखने को मिलता है, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द लेस इन्वेस्टमेंट और हाई प्राइस इन एनर्जी सेक्टर, मोर स्पेसिफिकली इन ऑयल एंड गैस. तो इस पूरे इशू को इस एडिटोरियल में ऑथर ने बहुत क्लियरली एम्फसाइज किया है. हम सभी जानते हैं व्हाट इज इंडियाज कोर सेक्टर. 8 कोर सेक्टर हैं इंडिया के या इंडियन इकोनॉमी के केस में. कौन कौन से? क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, दे आर कलेक्टिवली नोन एज पेट्रोलियम, ऑयल एंड लुब्रिकेट, दैट इज POL सेक्टर. इनको सेपरेटली हम POL सेक्टर बोलते हैं. इसके अलावा कोल, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये 8 कोर सेक्टर ऐसे हैं जो कि जिनमें अगर डिक्लाइन हो रही है या इनकी ग्रोथ कम हो रही है या इसमें प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन मिलता है कि इंडियन इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है. इसीलिए इनको कोर सेक्टर बोला था कि इनकी कंडीशंस को, इनकी ग्रोथ और इनकी डिक्लाइन को देखते हुए ये एंटिसिपेट किया जाता है कि आगे आने वाले टाइम में इंडियन इकोनॉमी में कितनी ग्रोथ रहेगी. और ऑथर का कहना है कि इन 8 कोर सेक्टर में, और इससे भी ज़्यादा कोर प्रॉब्लम है दैट इज़ रिलेटेड टू क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, कि कभी भी अगर इन 8 कोर सेक्टर में आप देखें डिक्लाइन हो रहा है, दैट इज़ मोस्टली बिकॉज ऑफ द क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस.
So author का कहना है one of the notable but generally unnoticed anomaly in the data set that make up the India's core sector is widening gap between the domestic oil production targets and actual output. And slowdown in any of these 8 sector clearly indicate the slowdown in the economy. तो ऑथर ने बेसिकली जो 8 कोर सेक्टर है इसमें किस तरह से डेटा रिफ्लेक्ट करता है सर्टन एनॉमलीज़ को, उसको पॉइंट आउट किया और कहा है कि कई टाइम से ये जो एनॉमलीज़ है ये प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हो रही है, बट जो पॉलिसी मेकर्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, वो इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे. इन केस ऑफ ऑयल, अगर इन 8 सेक्टर्स में से ऑयल को देखा जाए, दैट इज क्रूड ऑयल सेक्टर को देखा जाए, तो डेटा रिफ्लेक्ट्स अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स दैट हैज़ बीन अकरिंग ओवर अ फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड का अगर हम डेटा देखें तो कहीं ना कहीं इस डेटा से जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो रिफ्लेक्ट हो रही है. गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट ये हमेशा कहते हैं कि देयर इज़ अ लैक ऑफ डिमांड इन द इकोनॉमी, और उस डिमांड की कमी की वजह से जो 8 कोर सेक्टर्स हैं ये डिक्लाइन हो रहे हैं या इनमें ग्रोथ नहीं हो रही. बट दिस इज़ ओके, अप टू द एक्सटेंट दिस इज़ ओके, बट दिस आउटलुक मे बी ब्रॉडली करेक्टेड. बट अगर हम इसको और ज़्यादा एक्सेप्ट करें तो दिस एक्चुअली रन द रिस्क ऑफ बीइंग ओवर स्टेटेड. लैक ऑफ डिमांड है, इट इज़ द एक्चुअल प्रॉब्लम, बट अगर हम डेटा सेट को लॉन्ग टर्म में देखें तो कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको लाइमलाइट में लाना बहुत ज़रूरी है. डेटा फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स clearly shows that oil and gas sector is not able or are not able to push up the प्रोडक्शन. ऑयल और गैस सेक्टर जो है वो अपना प्रोडक्शन पुशअप नहीं कर पा रहे. इवन जो उनके टारगेट सेट किए गए हैं उन टारगेट्स तक को अचीव नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल इशूज़ एज पर द ऑथर. ऑथर का कहना है कि डिमांड नहीं है, दैट इज़ ओके, और डिमांड की वजह से 8 कोर सेक्टर डिक्लाइन कर रहे हैं, ये भी एक रीज़न हो सकता है. बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न ऑथर ने साइट किया है वो ये किया है कि बिकॉज ऑफ द इनएबिलिटी ऑफ द ऑयल एंड गैस सेक्टर टू पुश अप द प्रोडक्शन, that is contributing to the slack in the growth at core sector. क्योंकि अगर हम कोर सेक्टर में देखें तो जो ये POL सेक्टर है, POL अभी हमने डिस्कस किया, कौन सा सेक्टर्स, दैट इज पेट्रोलियम, ऑयल एंड लुब्रिकेंट. तो जो POL सेक्टर है दैट अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कोर सेक्टर आउटपुट. तो जो 8 कोर सेक्टर हैं उसका 50% अप्रॉक्सीमेटली हम बोले तो 43.9% का जो कंट्रीब्यूशन है दैट कम्स फ्रॉम दिस POL सेक्टर, पेट्रोलियम, ऑयल एंड लुब्रिकेंट. तो 8 कोर सेक्टर में 50% जो आउटपुट है वो केवल और केवल POL सेक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. और अगर इसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, इसी सेक्टर में प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली जो 8 कोर सेक्टर हैं कलेक्टिवली उनका प्रोडक्शन, उनकी ग्रोथ डिक्लाइन होती हुई ही दिखेगी. सो द ट्रेंड इन दिस सेक्टर इसेंशियली डिसाइड्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कोर सेक्टर. तो ये POL सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है 8 कोर सेक्टर की परफॉर्मेंस पर. क्यों? क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि POL जो है वो 50% आउटपुट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 8 कोर सेक्टर का. और यही ऑथर का कहना है कि कोर सेक्टर्स जो हैं वो 40.27% वेट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IIP बोलते हैं. और जो POL सेक्टर है वो 8 कोर सेक्टर में अप्रॉक्सीमेटली 43.9% कॉन्स्टिट्यूट करता है. तो अगर POL सेक्टर डिक्लाइन हो रहा है, उसमें प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, जो उनके टारगेट्स हैं, ग्रोथ प्रोडक्शन टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली POL सेक्टर की परफॉर्मेंस का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा 8 कोर सेक्टर पर, और 8 कोर सेक्टर की परफॉर्मेंस डिक्लाइन होगी जिसका सीधा इम्पैक्ट हमें IIP पर देखने को मिलेगा. सो देयर इज़ नो डाउट दैट द परफॉर्मेंस ऑफ POL सेक्टर हैज़ एन आउटसाइज इन्फ्लुएंस ऑन द फाइनल रीडिंग ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ IIP डेटा. और यही ऑथर ने डेटा के थ्रू प्रेजेंट किया. अगर हम कोल सेक्टर क्रूड ऑयल के कोर सेक्टर के क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन देखें या नेचुरल गैस का प्रोडक्शन देखें, दिस डार्क ब्लू बार इंडिकेट्स द टारगेट एंड दिस स्काई ब्लू बार इंडिकेट्स द एक्चुअल प्रोडक्शन. और अगर हम 2017 से फाइनेंशियल 2017 से डेटा देखें दोनों ही केस में, नेचुरल गैस के केस में और नेचुरल गैस के केस में और क्रूड ऑयल के केस में, तो हम देख सकते हैं कि जो
टारगेट प्रोडक्शन रखा गया था, जो प्रोडक्शन का टारगेट रखा गया था इन दोनों ही सेक्टर के लिए, ये टारगेट बहुत रेयरली अचीव हुआ है। इवन नेचुरल गैस के केस में तो जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली प्रोमिनेंट है। तो इसकी वजह से जो 8 कोर सेक्टर हैं उनकी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, जिसकी वजह से आईआईपी डाउन हो रहा है और हमारा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो डाउन हो रहा है। तो ऑथर ने कहीं ना कहीं बोला कि दिस एनॉमली नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नीडेड टू बी डन इनटू दीज सेक्टर्स, जो प्रोडक्शन टारगेट सेट किए जाते हैं उनको अचीव किया जाए, और बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करी है। इफ़ यू वांट टू सी दिस आर्टिकल यू कैन रीड इट इन अ इलैबोरेटिव मैनर। यहाँ पर पूरा आर्टिकल कवर करना पॉसिबल नहीं है। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। इंडोनेशिया वाइडन बैन्स टू इंक्लूड क्रूड पाम ऑयल। कल के न्यूज़ एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था कि इंडोनेशिया ने क्लियर किया है कि जो भी बैन लगा है एक्सपोर्ट को लेकर के, दैट इज़ ओनली फॉर रिफाइंड एंड डिओडोराइज पाम ऑयल। क्रूड पाम ऑयल के केस में कोई बैन इंडोनेशिया ने फिलहाल नहीं लगाया, बट एज इन द रीसेंट और द लेटेस्ट फ्लिप flop situation, it is actually seeing that Indonesia is also banning or trying to ban the export of crude palm oil. तो जो एडिबल क्रूड पाम ऑयल है उसके केस में भी ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इंडोनेशिया जो बैन है उसको वाइडन कर सकता है, जिससे कि इंडिया में जो कुकिंग ऑयल है, स्पेशली पाम ऑयल जो इसका बेस ऑयल होता है, वो कुकिंग ऑयल अब महंगा हो सकता है। क्योंकि अभी कल हमने डिस्कस किया कि रिफाइनरीज जो हैं उनको बेनिफिट मिलेगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्रूड पाम ऑयल इंडिया में इंपोर्ट होगा, लेकिन अब जो बैन था वो सिर्फ रिफाइंड क्रूड ऑयल पर ही नहीं है, डिओडोराइज क्रूड ऑयल पर, क्रूड पाम ऑयल पर नहीं, जबकि जो क्रूड पाम ऑयल है उस पर भी अब बैन लगाने की बात हो रही है। एंड फॉर इंडिया, वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ इंडोनेशिया पाम ऑयल, इंडिया जो है वो सबसे हम बोल सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट पार्टनर है इंडोनेशिया का, कंज्यूमर है इंडोनेशिया पाम ऑयल का। और जिस तरह से इंडिया में महंगाई बढ़ रही है सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से, कमोडिटी प्राइस की वजह से, ये जो ऑयल है इसमें बैन लगने की वजह से, क्रूड पाम ऑयल में बैन लगने की वजह से और ज़्यादा इन्फ्लेशनरी ट्रेंड देखने को मिलेगा, मोर स्पेसिफिकली इन केस ऑफ क्रूड ऑयल। एंड कंट्री अकाउंट फॉर 45% ऑफ 8.5 MT ऑफ पाम ऑयल ऑफ इंडियाज़ इम्पोर्ट। तो इंडोनेशिया से जो पाम ऑयल आता है वो 45% कॉन्स्टिट्यूट करता है हमारे टोटल इम्पोर्ट का। सो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ दिस बैन बाई रशिया। हालांकि मलेशिया से भी क्रूड पाम ऑयल है जो कि इंडिया इम्पोर्ट करता है, बट इंडोनेशिया इज़ अ सिग्निफिकेंट प्लेयर। और इंडोनेशिया के इस बैन के बाद डेफिनेटली इंडिया विल सर्च द अल्टरनेटिव फॉर क्रूड पाम ऑयल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। कंसीडर इम्पैक्ट ऑन अदर नेशंस बिफोर इम्पोजिंग सैंक्शंस FM। तो जिस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है रशिया या अदर कंट्रीज़ पर सैंक्शंस लगाते हैं, उसको लेकर के जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने ओपिनियन में कहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ को या USA को किसी भी कंट्री में सैंक्शन लगाने से पहले इसका इम्पैक्ट अदर कंट्रीज़, अपने फ्रेंडली नेशंस पर ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि आज के इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट में, इंटीग्रेटेड वर्ल्ड में एक कंट्री पर लगा सैंक्शन का केवल उसी को इम्पैक्ट नहीं करता, उसका इम्पैक्ट हमें उसके अदर कंट्रीज़ पर देखने को मिलता है। जैसे कि रशिया पर जो सैंक्शन लगे हैं उसका इम्पैक्ट क्लियरली इंडिया पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो कोलैटरल इम्पैक्ट ऑफ दीज मेजर्स ऑन अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ नेशन शुड बी फैक्टर्ड while taking any sort of such sanctioning decision as per our finance minister। और फूड ग्रेन ऑयल, क्रूड ऑयल, एडिबल ऑयल, इन सब में जिस तरह से जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है उसको देखते हुए जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि ऑल्दो इंडिया के पास सफिशिएंट स्टॉक है फूड ग्रेन्स का, बट येस इंडिया वांट टू एक्सपोर्ट इट। इम्पोर्ट अगर नहीं भी करना तो हमारे एक्सपोर्ट भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ ऑल दीज सैंक्शन। तो इन्फ्लेशन तो हम फेस ही कर रहे हैं, हमारा एक्सपोर्ट भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो इसको लेकर के जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि दूसरे कंट्रीज़ के इकोनॉमिक इंटरेस्ट और सिक्योरिटी इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए बिफोर इम्पोजिंग एनी शॉर्ट ऑफ सैंक्शन ऑन एनी कंट्री। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। सेंटर्स हाइक नॉन यूरिया फर्टिलाइजर सब्सिडी टू ₹61,000 करोड़ फॉर हाफ और H1 फाइनेंशियल ईयर 23। कल की न्यूज़ में हमने डिस्कस किया था कि एजुकेशन, इकोनॉमी, वेलफेयर, सब्सिडी, ये सब से रिलेटेड जो सब्सिडीज़
और जो एक्सपेंडिचर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ऑल दीज subsidies or expenditures or welfare measures are actually going to increase the fiscal deficit for India in case of financial year 23. तो जो 6.4% का टारगेट रखा गया है फिजिकल डेफिसिट का, जैसे गवर्नमेंट ने क्लियरली अपने इंटेंशंस भी बता दिए हैं कि गवर्नमेंट इज़ नॉट कंसर्न अबाउट द फिजिकल डेफिसिट, वेदर गवर्नमेंट इज़ कंसर्न अबाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अगर फिजिकल डेफिसिट का टारगेट ब्रीच होता है, इसके बावजूद भी जो सेंटर है दैट विल फोकस ऑन मोर ऑन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट जस्ट टू रिवाइव द इकोनॉमी। और उसी पैटर्न में सेंटर ने जो नॉन यूरिया फर्टिलाइजर सब्सिडी है उसको इंक्रीज कर दिया है 61 करोड़ तक फॉर H1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23, यानी फर्स्ट हाफ जो है फाइनेंशियल ईयर 23 का उसके लिए। सो विद द प्राइस हिटिंग द रूफ ड्यू टू द ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन क्राइसिस, finally center has approved the subsidy outlay of 61,000 crore for non-urea fertilizer just to support the फार्म सेक्टर। तो फार्म सेक्टर इंडिया का कोर सेक्टर है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं ये सब्सिडी प्रोवाइड करनी ही थी। एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट 45.23% मोर देन द बजटेड एस्टिमेट्स। जो नॉन यूरिया फर्टिलाइज़र के केस में जो सब्सिडी गवर्नमेंट ने डिसाइड करी थी उससे 45% ज़्यादा है ये आउटले, एंड डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू disturb the subsidy math of center government, but government has no choice just to support the farm sector, क्योंकि जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस, उसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर में भी देखने को मिल सकता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। RIL's market cap tops ₹19 trillion intraday. So Reliance Industry become the first Indian company to hit the 19 trillion mark in terms of market capitalization. So 19 trillion मार्क का मार्केट कैपिटलाइजेशन अचीव किया है रिलायंस इंडस्ट्री ने, और इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया की पहली इंडियन कंपनी ऐसी बन गई जिसने इंट्रा डे ट्रेड या इंट्रा डे ट्रांजेक्शन में ये नंबर अचीव किया है। और इसके बाद कंपनीज के शेयर्स जो हैं 1.85% तक जंप किए हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2,827.10 पहुंच गए हैं ऑन BSE। सो बिकॉज ऑफ द बेट ऑन न्यू एनर्जी एंड ऑयल टू केमिकल, चीयर्स द इन्वेस्टर, RIL ने यह परफॉर्मेंस रजिस्टर करी है। तो इंट्राडे ट्रांजेक्शन ऑन वेडनेसडे RIL हैज़ अचीव दिस 19 trillion target market capitalization. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.